हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के गेस्ट प्रश्न पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज गेस्ट प्रश्न पढ़ेंगे। हम गद्य खंड का जो है दोस्तों, और चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी गेस्ट प्रश्नों का हल करेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप यह नंबर नोट कीजिए 77 65 85 और 76 89। इस नंबर पर क्या करना है, आपको मैसेज करके क्या दोस्तों ज्वाइन हो जाना है। आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, गेस्ट प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे भी आप का ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। पहला नंबर क्या प्रश्न पूछा गया आपसे बताइएगा। लिखा गया है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम आपको बताना है। तो देखिए, बातचीत जो शीर्षक निबंध है किसने लिखा है, तो आपको याद होगा बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सा पाठ लिखा है, उसने कहा था। और रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा लिखा है दोस्तों, अर्धनारीश्वर लिखा है। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि 22 कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था दोस्तों, 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 को, आपको याद होगा। ठीक है, यानी 23 जून 1843 नहीं, 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न का आता है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निधन जो होता है दोस्तों 20 जुलाई 1900 कब में हुआ था, 14 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई 1914। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो देखिए क्या लिखा गया, समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, हम जो है बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न की ओर क्या पूछा गया है। लिखा गया है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट की मोटी कुल कितने निबंध है। तो देखिए, इनका जो कुल निबंध है दोस्तों वह 1000 है। कितना है दोस्तों, 1000 इनका कुल निबंध है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 5 का। ठीक है, चलिए हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताना है। प्रहसन का नाम बताना है। पहला है दोस्तों कि आचार विडम्बन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी। तो देखिए दोस्तों, ये जो सभी है ये इनके आचार क्या है, प्रहसन है, प्रहसन है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। लिखा गया है दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो देखिए, पहला है दोस्तों रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100 वजन 1 सुजान लिखा है। दूसरा का है अजात शत्रु। तीसरा का है दोस्तों गुप्तवेरी रसल यात्रा उचित दक्षिण, यह भी लिखा है दोस्तों। और सी भी लिखा है। ठीक है, और बी है, डी है दोस्तों कि हमारी घड़ी सद्भाव का भाई, यह भी लिखा है। तो कौन नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे अजात शत्रु जो है दोस्तों, यह इन्होंने नहीं लिखा है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा 7 नंबर ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियों को वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से ब्लैंक भी एक है। मतलब आपको बताना है, खाली स्थान में भरना है वो कौन सी शक्ति है जो ईश्वर द्वारा क्या हमें मनुष्य को दी गई। पहला इस पाठ में किस शक्ति के बारे में बताएगा, देखिए बताइए। क्या स्पर्श शक्ति, तो कहिएगा नहीं। स्वर्ण शक्ति कहिएगा नहीं। वाक शक्ति कहिएगा बिल्कुल हाँ। इस जो चैप्टर बातचीत, इसमें वाक शक्ति के बारे में क्या है दोस्तों बताएगा। ग्रहण शक्ति तो नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी इसका जो हम 8 ऑप्शन है, इस 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या आता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर पढ़िए। लिखा गया हमारा प्रश्न कि बेन जॉनसन ने क्या कहा है था। तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था। पहला ऑप्शन है बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। बी है ऑप्शन सुनने से मनुष्य का रूप का जानना
जाना जाता है, जाना जा सकता है तो कहिएगा नहीं, बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों कि चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, तो ये इस पार्ट में नहीं बताएगा। विनम्रता से ही हम में अपनी बात कहनी चाहिए, तो यह भी नहीं कहा गया इस पार्ट में। इस पार्ट के दोस्तों बेन जॉनसन ने क्या कहा है, तो बेन जॉनसन का है बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, छात्कार होता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ए जो है का दोस्तों सही हो जाएगा 9 का। ठीक है, चलिए हम 10 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न, एडिशन का क्या मत है। तो देखिए एडिशन का क्या मत है, पहला सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में हो सकती है, तो कहिएगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत। अब देखिए बी जो लिखा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, तो ये तो दोस्तों क्या सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में हो सकती है, तो कहिएगा नहीं। डी नंबर ऑप्शन झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में हो सकती है, तो कहिएगा नहीं, यह भी नहीं। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि शक्ति शब्द का लिंग आपको बताना है। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों शक्ति जो है शब्द वो हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग। तो चलिए हम अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब नई प्रश्न है, यानी हमने इस पार्ट जो बातचीत है दोस्तों, बातचीत पार्ट हमने पहला जो चैप्टर है बातचीत, इस चैप्टर से कुल कितने गैस प्रश्न किए, हमने 11 प्रश्न गैस किया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे यहाँ से लड़ने दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपने 11 प्रश्न में से कितना प्रश्न को क्या दोस्तों सही किया है। ठीक है, आपको यह बता देना है कमेंट बॉक्स में बातचीत लिखकर। ठीक है, चलिए हम अगला जो चैप्टर है दोस्तों उसने कहा था, इस चैप्टर का हम क्या देखते हैं, फिर हम एक एक करके सभी चैप्टरों का दोस्तों देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसने कहा था पाठ के ऊपर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उसने कहा था पाठ का जो पहला प्रश्न है क्या है पढ़िए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। देखिए उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनका जन्म बताया था। तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 को इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। ठीक है, यानी 8 जुलाई 1884 नहीं होगा, 9 जुलाई 1885 भी नहीं, 10 जुलाई 1886 भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा 10 का ए। ठीक है, अब चलिए हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा गया है बताना है आपको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन। तो देखिए इनका निधन बताना है, क्या 11 सितंबर 1921 को हुआ था, क्या 12 सितंबर 1922 को, क्या 13 सितंबर 1900 कम में 23 में, क्या 14 सितंबर 1924 में। तो देखिए इनका जो निधन हुआ था दोस्तों वो 12 सितंबर 1922 में हुआ था। ठीक है, यानी हम का इसका जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न आता है। 3 नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म स्थान आपको बताना है। तो देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश, इटरासी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान या लमही वाराणसी। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों और जयपुर राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था 7 जुलाई 1883 को। निधन कब हुआ था, 12 सितंबर 1900 कम में 1924 में इनका क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। सॉरी 1922 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, 1922 में। अब चलिए हम 4 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास बताना है। तो मूल निवास ये कहाँ रहते थे, क्या लमही वाराणसी में, तो कहिएगा नहीं। कदमुआ पटना में, तो कहिएगा नहीं। सिमरिया बेगूसराय बिहार, तो कहिएगा नहीं। कहाँ रहते थे, तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रिक क्या है, गुलेरी जी जो है वो गुलेर में रहते थे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया इस पाठ में। लिखा गया दोस्तों कि गुलेरी जी का प्रमुख कहानियाँ का नाम बताइए। देखिए गुलेरी जी का जो प्रमुख कहानी वो 3 है। ठीक है दोस्तों, इनकी कुल कहानी क्या होगा, 3 में। पहला सुखमय जीवन, दूसरा का बोध का काटा, और तीसरा का जो है दोस्तों उसने कहा था जो हमने पाठ पढ़ा है। यानी देखिए ये तीनों जो है ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त तीनों। ठीक है दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया दोस्तों, ले पढ़िए कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, आपको बताना है। क्या समालोचक, काशी नगरी परिचालनी पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और वर्गात। तो देखिए इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया है उस पत्रिका का नाम है समाचलन समालोचन काशी परिचालनी पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा 10 6 का हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, देखिए 7 नंबर प्रश्न। तो देखिए प्रश्न है हमारा क्या है दोस्तों, कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेख किया है, मैंने किन विषयों पर दोस्तों इन्होंने लेखन किया है, आपको बताना है। तो देखिए पर्यायवाची विधा, इतिहास लिखा, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय। तो देखिए दोस्तों इन्होंने जो लेखन किया है इन तीनों विषयों पर किया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर का उपयुक्त तीनों। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताना है। पहला दोस्तों कछुआ धर्म और डिंगल संस्कृति की टिप्पणी। ठीक है दोस्तों, मारेसेकी मोही कुठाव पुरानी हिंदी, यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी भी है। ठीक है, लिखा गया सी नंबर देवाना प्रिय, ये भी है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी 8 का। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, उसने कहा था कहानी में कि क्या विशेषता है, विशेषता को आपको हम क्या दोस्तों बताना है। पहला है दोस्तों क्या, कि दिव्य प्रेम की कहानी। तो देखिए बिल्कुल लाहना सिंह जो था दोस्तों वो सूबेदारनी से काफ़ी बहुत दिव्य प्रेम करता था उससे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है दोस्तों प्रेम का बलिदान की कहानी। तो देखिए बिल्कुल यह भी है, क्योंकि लाहना सिंह ने अपने प्रेम के बलिदान अपना जान भी दे दिया। ठीक है दोस्तों, प्रेम के लिए। तीसरा का दोस्तों युद्ध की कहानी। तो बिल्कुल इसमें दोस्तों जर्मन के साथ जो युद्ध हो रहा है दोस्तों उसके बारे में भी क्या बताया गया है। ठीक है, यानी उपयुक्त तीनों क्या है जो दोस्तों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है हमारा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस पाठ में यह युक्ति आई है, मतलब यह किस पाठ से यह जो है दोस्तों लिया गया है, किस पाठ से लिया गया हमको क्या बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों मृत्यु से पहले जो स्मृति, मतलब हम जो काम किए होते हैं वो बिल्कुल साफ, मतलब आँख के नज़र क्या फिल्म जैसे चलता है वैसे बताया गया, इस पाठ में चलने लगता है इस पाठ में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह क्या बताना है, किस पाठ में बताया गया, तो उसने कहा था पाठ में बताया नहीं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, सुखमय जीवन बुद्ध के काटा भोगे हुए दिन, यह नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न नहीं है, यानी उसने कहा था पाठ से हमने कितने प्रश्न किए, 10। आपने कितने प्रश्न का हल किया उसको क्या आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हाँ बातचीत पाठ से, उसने कहा था पाठ से हमने इतने प्रश्नों क्या सही उत्तर किया। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर जाना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। ठीक है, तो चलिए हम संपूर्ण क्रांति पाठ की ओर क्या बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो संपूर्ण क्रांति पाठ है जो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, इस पाठ में पहला नंबर क्या प्रश्न पूछा गया आपसे, जयप्रकाश नारायण का जन्म ही पूछ लिया। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। तो देखिए 12 अक्टूबर 1903 नहीं होगा, 13 अक्टूबर 1904 भी नहीं, और 14 अक्टूबर 1905 नहीं, 11 अक्टूबर 1900। हमारा दो ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था आपको बताना है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर कब हुआ था, दोनों जन्म और मृत्यु 8 अक्टूबर में हुआ था, आपको इतना याद रखना है ट्रिक से। ठीक है, 1979 को। ठीक है दोस्तों, 1979 को इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। ठीक है, यानी 78 में नहीं, 80 में भी नहीं, और 81 में नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान आपको बताना है। तो देखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तो कहिएगा नहीं, इटारसी मध्य प्रदेश तो नहीं, लमही वाराणसी नहीं। इनका जो जन्म होता है दोस्तों शताब्दी आरंभ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में के बलिया और बिहार के सारण जिला के क्या है दोस्तों फैला हुआ है इनका जो गाँव है। ठीक है, ये आपको इतना न याद रख के आपको केवल याद रखना है शताब्दी आरंभ में इनका क्या होता है दोस्तों जन्म हुआ था। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भी है दोस्तों, आपके एग्जाम में यह पक्का एक प्रश्न रह जाएगा। ठीक है, क्या लिखा गया है, इनके बचपन का नाम अनंत था तो कहिएगा नहीं, अभिमन्यु था तो कहिएगा नहीं, राहुल तो यह भी नहीं, क्या उनका जो नाम था बाउल नाम था। ठीक है दोस्तों, उनका नाम था बचपन का बाउल, आपको याद रखना है। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने
लगे तो लिखिए जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक कहते थे। ठीक है दोस्तों, लोकनायक, लोगों का हीरो। ठीक है दोस्तों, तो लोकनायक ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जन नायक तो नहीं, नर नायक नहीं, देश नायक नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी, जेपी बोले तो क्या, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी बोले तो क्या दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण। जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण कब नेतृत्व किया, तो जयप्रकाश नारायण ने कब नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, तो 1974 में किया था। ठीक है, 1974 में। ऑप्शन नंबर इसका बी का हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक पुस्तक किसने लिखी। तो यह जो दोस्तों पुस्तक है, यह किसने लिखी थी, तो जेपी साहब ने लिखी थी। जेपी बोले तो क्या, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। महात्मा गांधी भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, लोकमान्य तिलक भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, कहिएगा। पहला प्रश्न के राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान तो कहिएगा नहीं, दूसरा का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो कहिएगा नहीं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो कहिएगा नहीं। इनको जो मिला था मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न मिला था। ठीक है दोस्तों, इसका 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है। 9 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिया है, यह क्या है, पाठ की विधा भाषण है, और ये कहाँ दिया गया है, गांधी मैदान में दिया गया। आपको यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। ठीक है, और ये कब दिया गया, तो आपको याद रखना है 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 5 जून 1974 डेट देख लीजिए, तो ऑप्शन 5 जून 1974 ए सही हो जाएगा। 6 नंबर है 6 जून 1975 नहीं, 7 जून 1976 भी नहीं, 8 जून 1977 भी नहीं। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है क्या दोस्तों, किस पाठ से में आया है, मतलब यह जो पूरा पंक्ति दिया है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है, पूरा जो ये गंधांश दिया है। तो देखिए दोस्तों, पूरा पढ़िएगा तो ये जो गंधांश है क्यों से लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से लिया। चलिए हम पढ़ के आपको दिखाइए देते हैं। लिखेगा, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उसकी गिरफ्तारी करते हैं, मतलब गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो गोलियां किस पर चलाई जाती है, जनता पर। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन कर रहे हैं, तो जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। ऐसा किस पाठ में बोला गया है, संपूर्ण क्रांति। शिक्षा नहीं, हंसते हुए मेरा कलापन भी, प्रगीत और समाज भी नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने इस पाठ से कितने प्रश्न किए, तो 10 हमने गेस प्रश्न किया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है, इस पाठ में कितना आपने सही किया संपूर्ण पाठ में। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति में। तो चलिए हम अगला जो पाठ है दोस्तों, अर्धनारीश्वर, जो जयप्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। चलिए हम उस पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। देखिए अर्धनारीश्वर जो पाठ है, इस पाठ में पहला क्या प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो हमने अभी बताया कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह का दिनकर, जिनका जन्म बिहार में हुआ था दोस्तों, ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर ए सही है। मैथिली शरण गुप्त भी नहीं है, सुमित्रानंद पंत भी नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न आपको क्या बताना है, प्रश्न इसका उत्तर बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, बताना है आपको। इनका जो जन्म हुआ था कब बताना है आपको, कब बताना है। 2 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह 23 सितंबर को हुआ था। 23 सितंबर 1900 में कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था, 23 सितंबर 1908 में। और इनका मृत्यु आपको याद रखना है 24 अप्रैल कब हुआ था, तो 1974 को, 24 अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु हो गया था। यानी जन्म की बात करें तो हम 23 सितंबर 1908 को सही मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या ध्यान दीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। निधन आपको कब हुआ था बताना है। तो इनका जो निधन हुआ था दोस्तों, वह 24 अप्रैल, हमने अभी आपको बताया 24 अप्रैल 1900 कब में हुआ था, 74 में हुआ था इनका निधन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है जो दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है
कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। कि इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह सिमरिया बेगूसराय कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, इंद्रावती मध्य प्रदेश में नहीं, लमई वाराणसी में नहीं, टक्का बंगाल में नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 4 का। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी, आपको बताना। साकेत, यशोधरा, देखिए प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसबंदी, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, कोमलता और कविसर हारे का हरिनाम। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नील कसम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। इनमें बताना है दोस्तों काव्य कृति कौन सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही है। सी डी का दोस्तों सही है, साकेत यशोधरा जो इनकी काव्य कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जो दोस्तों सही हो जाएगा 5 का। 5 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो चलिए हम 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या लिखा है। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है लिखा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है। कौन सी गद्य कृति नहीं है हमको बताना। पहला है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय। यह है दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, दूसरा का है आषाढ़ का एक दिन। तीसरा का है दोस्तों काव्य की भूमि, क्या युद्ध कविता की खोज। और वट पीपल ये दिनकर की डायरी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी और डी का है दोस्तों सही, इनकी गद्य कृति है। लेकिन जो है दोस्तों इनकी आषाढ़ का एक दिन यह इनकी गद्य कृति नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए क्या लिखा है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है दिनकर को किस गद्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमने अभी बताया कि अर्धनारीश्वर तो कहिएगा नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय पर। ठीक है, शुद्ध कविता के लिए नहीं, दिनकर की डायरी के लिए भी नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें क्या मिलता है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से बताइए इसका उत्तर। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हमने अभी आपको बताया है दोस्तों कि संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है तो उर्वशी पर मिला है। ठीक है दोस्तों, हुंकार पर नहीं, रसिमरथी पर नहीं, कुरुक्षेत्र पर नहीं, किस पर उर्वशी पर मिला है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखा गया प्रश्न, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आपको बताना है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। लिखा गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री और पद्म। तो देखिए दोस्तों इनको जो मिला था पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था पद्म भूषण, इनको आपको याद रखना है, इन्हें पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं है। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं है हमें बताना। औज गुण, मृषणता गुण और पौरुष गुण और प्रभावपूर्ण वांगमिता। तो देखिए इनका जो गुण नहीं है कौन है नहीं है तो दोस्तों मृषणता गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका 10 नंबर का 100% सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे साथियों, प्रश्न क्या है 11 नंबर, दिनकर को किस युग के कवि थे। तो देखिए दिनकर किस युग के कवि, पहले द्विवेदी युग तो कहिएगा नहीं, छायावादी युग नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका जो युग था दोस्तों छायावाद उत्तर युग था। ठीक है, छायावाद उत्तर युग था, भारतेंदु युग भी नहीं था। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों सही हो जाएगा इनका युग छायावाद उत्तर युग। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है। आधी नारी तो कहिएगा नहीं, पूरी नारी कहिएगा नहीं, आधा पुरुष नहीं। इनका जो अर्थ होता है शंकर और पार्वती ये कैसे रूप के, कल्पित रूप के, और जिससे क्या पता चलता है आधा नारी और आधा पुरुष। ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग क्या और नारी का होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखे होंगे शंकर जी और पार्वती के फोटो में एक तरफ केवल शंकर जी, आधा शरीर शंकर जी का और आधा शरीर किसका होता है पार्वती का होता है। उसे क्या कहा जाता है अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप। और ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कैसा रूप है तो कल्पित रूप है। ठीक है, यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है,
13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसार में आज पुरुष और नारी क्या है? संसार में आज पुरुष और नारी क्या है? पढ़ने आपको बताने ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर है सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, मतलब पुरुष पुरुष का है और स्त्री स्त्री काम कर रही है, ठीक है, अपना अपना काम अलग कर रही है, ठीक है। तीसरा बी ऑप्शन है दोस्तों, पुरुष दबंग और स्त्री त्रिवेण, पुरुष त्रिवेण और स्त्री पुरुष युक्त, स्त्री पुरुष पर शासन करना चाहती है, स्त्री जो पुरुष पर शासन करना चाहती है, तो कहीं ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाए दोस्तों, सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया 14 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि नर और नारी का क्या काम जो है, क्या है दोस्तों, नर और नारी का काम क्या है? नर नर नारी और नारी नर हो गई है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन है नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है और नारी काम काम अरोक्ष परोक्ष करना है, ठीक है दोस्तों। सी है नर चाय बनाता है, नारी खाना पकाती है, ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलत है। डी है दोस्तों नौकरी नौकरी करती है और नर खाना बनाता है, तो ऐसा भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी गलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए बी ऑप्शन का कहने का अर्थ है कि नर जो है दोस्तों बाहर का काम कर रहा है, नारी क्या है दोस्तों अंदर का काम कर रही है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों सही हो जाएगा 14 का, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न पढ़िए। क्या लिखा गया दोस्तों, कामनी तो कामनी तो अपने साथ खाली स्थान का शांति 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 लगाती है, खाली जगह का दोस्तों भरना है। तो देखिए कामनी क्या लगाती है, तो शांति लगाती है। क्या लगाती है? कामनी जो है दोस्तों यामिनी की शांति लगाती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 15 नंबर का, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न क्या पढ़िए। लिखा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, मतलब जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वो क्या है दोस्तों, क्या संपूर्ण है? तो कहिएगा नहीं, अपूर्ण है, तो बिल्कुल जिस देखिए दोस्तों जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वो क्या है, अपूर्ण है। चाहे जिस नारी में पुरुष का गुण नहीं है वो क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। अधूरा है नहीं, अपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, अर्धपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन नंबर सही है एक तरह से, ठीक है। अब देखिए देखिए इस पार्ट से हमने कितने प्रश्न किए, 16 प्रश्न गैस प्रश्न किए। जो आपको क्या बता देना है, इसमें इतने प्रश्नों में से कितना प्रश्न को आपको क्या किया है, सही किया है अर्धनारीश्वर पार्ट से, ठीक है। तो चलिए हम आज का अंतिम पार्ट जो है रोज पाठ की ओर से क्या दोस्तों पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस पाठ में जो हमारा रोज है जिसके लिखा कौन है, तो अज्ञ जी है। इस पाठ में क्या दोस्तों आपको पढ़ना है, पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछा गया इस पाठ से आप बताइएगा। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताइए। तो इसके कहानीकार कौन है, तो अज्ञ जी है, ठीक है दोस्तों। प्रेमचंद्र भी नहीं, मोहन राकेश भी नहीं, जगदीश चंद्र माथुर भी नहीं, ठीक है। अज्ञ जी है यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन है दोस्तों, सॉरी बी क्वेश्चन नंबर है दोस्तों क्या है, बी पढ़िए। क्या लिखा गया है, अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था? जन्म इनका कब हुआ था, तो इनका जन्म 1911 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1911 में, ठीक है। यानी 6 मार्च 1910 में नहीं, 1912 में नहीं, 1913 में कब हुआ था, 1911 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाए दोस्तों सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों पढ़िए। लिखा गया है कि अज्ञ जी का निधन कब हुआ था? निधन आपको कब हुआ था बताना है। इनका निधन 1987 में हुआ था, ठीक है, 1987 में, 85 में नहीं, 86 में नहीं, 88 में नहीं, 87 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए ठीक है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों कि अज्ञ जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों लिखा है इटारावती मध्य प्रदेश में, तो कहीं सिमरियो बेगूसराय में नहीं, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में नहीं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों केसिया किशनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। केसिया किशनपुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था दोस्तों जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अज्ञ जी का अब देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न 5 नंबर, अज्ञ जी का मूल निवास कहाँ था? पहला है दोस्तों करतारपुर पंजाब, बी है दोस्तों लमही वाराणसी, सी ऑप्शन इटरावती मध्य प्रदेश, जबलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश। तो देखिए इनका जो था मूल निवास कहाँ था दोस्तों, करतारपुर पंजाब, ठीक है। करतारपुर पंजाब में इनका क्या था मूल निवास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पढ़िए, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? मतलब देखिए रोज जो है दोस्तों पाठ हम पढ़े, इसका पहले जो पाठ का नाम था वो क्या था, गैगरीन था। गैगरीन या लौटती पगड़िया नहीं, छोड़ा हुआ रास्ता नहीं, पथगत या नहीं नहीं, ठीक है दोस्तों। इनका जो नाम था तो गैगरीन था, ठीक है। गैगरीन ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों सही हो जाएगा।
अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, किस पाठ में आया, किस पाठ में आया है, ये यह जो पंक्ति है दोस्तों, ये किस पाठ से लिया गया आपको बताना है। ठीक है, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा, मतलब मुझे लगा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। देखिए रोज पाठ में बताया गया। ठीक है दोस्तों, जब लेखक क्या मालती के घर पहुंचते हैं तब यह क्या वहां पर ये अनुभव करते हैं। ठीक है, यानी अर्धनारीश्वम ने 30 में वो सदा नीरव ने कहा कि है रोज पाठ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है कि किस पाठ में आया है, यह किस पाठ में बताया गया बताइए। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो देखिए यह जो है दोस्तों समय जो बज रहा था तो क्या वहाँ पर बताया जा रहा था और रोज पाठ में। ठीक है, यानी अर्धनारीश्वर भी नहीं, हस्तु मेरा कलम पे 30 भी नहीं, रोज पाठ में ये क्या है दोस्तों बताया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। विस्मय शब्द का अर्थ बताना है आपको। विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है, अस्थायी, अचानक, अचरज या अपराध। तो देखिए दोस्तों, विस्मय जो हमारा शब्द है इसका जो अर्थ होता है अचरज, अचरज अचरज होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वामता लिख ले, वामता, वामता। ठीक है, वामता शब्द का आपको क्या अर्थ बताना है, इसका क्या अर्थ है। नारीत्व होता है तो कहिएगा नहीं, पुरुषार्थर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऐतरणता ने भी नहीं होता है। इनका जो अर्थ होता है विपरीतता अर्थ होता है। ठीक है, विपरीतता, ठीक है, विपरीता। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाए दोस्तों सही हो जाए। 11 नंबर क्या प्रश्न की अथक, अथक शब्द का क्या आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है कि जिसे कहा ना जा सके, जो कहा जा सके। ऑप्शन नंबर सी है जो कहानी कही गई है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जो कथा समझ गई है। ठीक है, तो देखिए जो कथक जो शब्द होते हैं दोस्तों इसका अर्थ होता है जिसे कहा ना जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाए सही हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दोस्तों हमारा प्रश्न नहीं, यानी इस पाठ से हमने कितने प्रश्न किए, 11 प्रश्न किए। आपको क्या बताना है आपने कितना इस पाठ से क्या दोस्तों सही किया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्लास में इसी तरह हम चैप्टर वाइज क्या आपको गेस्ट प्रश्न कराएंगे। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।